नमस्कार दोस्तों। अभी एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ है और अब एमपीपीएससी मेंस 2021 का एग्ज़ाम भी है जुलाई में और 2022 का भी एग्ज़ाम। सबसे ज़्यादा उलझन है पेपर 3 में और खासकर है 3 नंबर के क्वेश्चंस में कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या नेचर होगा। तो वो आपकी जो डाउट्स हैं, जिज्ञासाएं, उनको शांत करने के लिए ही मैंने ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इसमें मैंने लगभग 10 क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यू के। उद्देश्य ये इसी तरह से मैं अन्य यूनिट के भी बनाऊंगा। उद्देश्य ये है कि आपको समझ पड़े कि क्या प्रश्न पूछना चाह रहा है वो। अब वो फिजिक्स वो वाली नहीं रही जो पहले जो है वो 6th 7th 8th क्लास की जो अगर कहा जाए कि फिजिक्स आती थी, वो गए जमाने। अब स्टैंडर्ड फिजिक्स आने लगी है। ठीक है, अभी आपने प्री में देख लिया होगा। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और हेल्दी कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, और बहुत मतलब आप आसानी से उसको समझ भी पाएंगे कि क्या नेचर से क्वेश्चंस को लिखना है, कितना लिखना है, कैसे हमको नंबर मिले। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चलिए मैं पहले आ जाऊं आपके सामने। चलिए, अब पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। सिंपल सा पूछा है कि आवेगी बल, इम्पल्सिव फोर्स। अब जनरली क्या होता है कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फोर्स हम कई तरह से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन क्या होता है कि एग्जैक्ट आंसर तक जाना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो जैसे इम्पल्सिव फोर्स, तो पहले नंबर कैसे मिलेंगे? 3 नंबर का है, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको पहले तो इम्पल्सिव फोर्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए, प्लस उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो पहले तो देखिए कि इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है। तो जैसे सपोज मान के चलिए यहाँ पे, अब इसको मैं सीधा, तो मेरी स्क्रीन पे थोड़ी दिक्कत है तिरछे की, मैं यहीं पे सीधे लिख देता हूँ। आवेग जो होता है, इम्पल्स, उसका मीनिंग होता है फोर्स इंटू टाइम पीरियड, यानी एफ इंटू टाइम टी। या अगर कहा जाए कि आप इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इम्पल्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन। ये आपका 1.5 नंबर तो यही हो गया। लेकिन वहां पर आवेग नहीं पूछ रहा है, वो आवेगी बल पूछ रहा है। ठीक है, यानी इम्पल्सिव फोर्स पूछ रहा है। तो इम्पल्सिव फोर्स को समझने के लिए देखो, किसी भी प्रश्न को एग्जाम हॉल में लिखना और रोजमर्रा की जिंदगी में समझना, दोनों के बीच तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। अब आवेगी बल का फॉर्मूला तो एफ इंटू टी हो गया। अभी इससे एक छोटा सा पहले कंक्लूजन पे निकलते हैं। हमको दिख रहा है कि इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टू है, टी है ना। अब इसमें से सिंपल सी लॉजिक है, हमने इसको टी को नीचे लिया है और एफ को यहीं रहने दिया है, किसी एक को यूनिट मान लिया। ठीक है, तो 1/t इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये वहां नहीं लिखना है। वहां तो केवल आवेग का फार्मूला लिखना है कि एफ इंटू टी, यानी आवेग बराबर जो है वो बल गुणित समय अंतराल। उसके बाद की लाइन क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूं कि अभी आपको एक रिलेशन दिख रहा है कि 1/t इज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी समय बल के व्युत्क्रमानुपाती है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर हम समय को बढ़ा दें तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खुद दिमाग लगाओ, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखो। अगर मैं इनको ऐसे टकराऊं ना तो आप टकरा नहीं सकते, आपको बहुत चोट लगेगी या दर्द लगेगा। क्यों लग रहा है दर्द, सोचा है आपने? क्योंकि जब ये दोनों टकराते हैं तो बल लगने का जो समय है वो बहुत कम होता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि टी बहुत कम है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? बहुत ज्यादा ग्रेटर हो गई या बहुत ज्यादा हो गई। अब इसी की जगह देखो, ये पहला केस था। अब इसकी जगह ये देखो मैंने कितनी जोर से मारा है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, यहां पर ये जब मैं उंगली को दबा रहा हूं, अभी आप देख पा रहे हो, ये इसमें क्या हो रहा है। ये जैसे टी, इसको टी मानो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे क्या हुआ? ये इम्पल्स की डेफिनेशन होती है। आप अगर अपने घर के गद्दे पे कूदोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। गाड़ी के सॉकअप जो है वो अगर कहा जाए लगे हैं गाड़ी में, तो आपको जो है वो दचके नहीं लगेंगे। जहां तक कि कभी किसी क्रिकेट खिलाड़ी को बॉल पकड़ते हुए देखा, वो बॉल को कैसे पकड़ता है? खींचकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पीछे हाथ लेकर जाता है, जिससे कि वो समय अंतराल को बढ़ा दे, जिससे लगने वाले बल का मान क्या हो जाए? कम हो जाए। ये लिखना नहीं, समझा रहा हूं। अगर आप समझोगे नहीं तो एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे। आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है उसके ऊपर सब कुछ एग्जाम पूरा टिका हुआ। तो जैसे यहां पर अभी, अब कभी विकेट कीपर को देखो यार ध्यान से, वो हाथ में मोटे ग्लव्स पहना रहता है। क्यों? क्योंकि जब बाल उससे टकराती है तो ग्लव्स जो है उसकी नरमाहट समय अंतराल को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जितना समय अंतराल बढ़ेगा उतना लगने वाला बल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में करके देख लेना।
अपनी आसपास की जिंदगी में कुछ मत करना, अभी एक तकिए के ऊपर खूब घूसे मारना और एक दीवार के ऊपर मारना, खुद ही आंसर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो अपने पास ये बात आ गई। अब ये तो मैंने समझा दिया, क्या समझा अपन ने, कि आवेग यानी इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम जो है वो ड्यूरेशन। अब पूछा क्या है, आवेगी बल। तो सिंपल सी लॉजिक है, आवेगी बल का क्या मतलब है, कोई भी मतलब कम से कम समय में जो लगा हुआ बल है, कम से कम अगर समय में जो है लगा हुआ है। अब जितना समय कम होगा, ध्यान सुनने ना, समय कम होगा तो बल क्या होगा, समय कम होगा तो बल क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये हो गई इम्पल्सिव फोर्स की डेफिनेशन, यहीं से मैंने बना दी। सबसे पहले 3 नंबर को डेढ़ हिस्सों में तोड़ दो, डेढ़ डेढ़ के, यानी 1.5 का एक हिस्सा हो गया, 1.5 का एक हिस्सा हो गया। 1.5 में पहले हमने इम्पल्स बता दिया, यानी क्या बता दिया, आवेग बराबर बल गुणित समय अवधि। ठीक है, या फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। और नीचे के जो है वो अगर कहा जाए टॉपिक में क्या बता दिया, कि किसी कम समय अंतराल में लगने वाले बड़े बल को, ठीक है, आवेगी बल के नाम से जो है वो जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कभी कोई पूछ ले, यानी इम्पल्सिव फोर्स जो होगा उसकी खासियत क्या होगा, कि फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, बहुत ही कम होगा। यानी ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, इट्स कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। या एक अधिक या बड़ा बल कम समय के लिए जब कार्य करता है तो उसे आवेगी बल कहा जाता है। ये हो गया नीचे का। तो दोनों बातें मैंने बता दी। आवेग, अभी आपको इसको जीवन भर नहीं बोलोगे, आवेग के एग्जाम्पल हजारों एग्जाम्पल आप आवेग के लगा सकते हैं। किसी गांव का हो कोई बच्चा, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम क्या होते हैं ना, एग्जाम सरल होते हैं, बस हम उनको उलझा रहे हैं। तो डेढ़ डेढ़ नंबर के 2 हिस्से थे इसके, अभी रट के जाते तो बनते ही नहीं, आवेग से भी नहीं कर पाते। अगर हम एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठते हैं, गांव में कभी देखा है, ट्रॉली में क्या करते हैं कि दचके ना लगे, ठीक है, यानी बल का मान कम कर दें, इसलिए वो क्या करते हैं, उसमें खूब सारा घास, ठीक है, या कोई चीज बिछा देते हैं और उसके ऊपर फिर एक चादर जैसा कुछ बिछा के वहां फिर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते उसका। अभी गाड़ी की तुम्हारी टायर की हवा निकल जाए, ठीक है, या गाड़ी में टायर में हवा बहुत ज्यादा हो जाए, क्या करेंगे, झटके लगेंगे तुम्हें, क्यों, क्योंकि जब टायर एकदम टाइट हो जाएगा तो बल का मान, ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है टाइम पीरियड का टाइम ही नहीं मिला उसको। तो ये हो गया आज से। तो आज से जब भी जीवन में याद रखो, आवेग के सिद्धांत क्या, ये ऐसे ठोको, ठीक है, कम समय अवधि मैक्सिमम बल, समय अवधि बढ़ गई, बल का मान कम हो गया, ये हो गया। यानी अभी मैंने डेफिनेशन क्या बता दी। और अगर मान के चलो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेना चाहते हो तो उसमें एक और वर्ड होता है, क्योंकि आवेग हमेशा संवेग पे टिका होता है। तो परिमित संवेग में जो परिवर्तन होता है उसको ही हम अगर कहा जाए आवेगी बल कहते हैं। पर आप जो मैंने बताया वो याद रखना कि कम समय अंतराल में जो बड़ा बल जो काम करता है, उस बड़े बल को ही आवेगी बल के नाम से या इंपल्सिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये हो गया पहला। अब दूसरा जो है वो कार्य ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक जूल में लिखिए, ये भी बड़ा सरल है। यानी आपको पहले तो ये मालूम होगा कि वर्क की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एनर्जी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, जूल है। तो उनके और भी तो यूनिट्स होंगे, हमको वो यूनिट्स भी तो पता होना चाहिए कि और कौन कौन सी यूनिट हैं जो वर्क के लिए और एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जूल के अलावा कौन सी यूनिट होती है, पहली यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, आपने अर्ग लिख दिया, सपोज मान के चलिए। दूसरी यूनिट होती है कैलोरी, आप जो खाना खाते हो उससे एनर्जी बर्न होती कि नहीं होती, कि हमने इतना कैलोरी बर्न कर दिया सुबह, कैलोरी। और तीसरी घर में जो आपके बिजली आती है, कभी मीटर के ऊपर देखा क्या लिखा रहता, उसके ऊपर लिखा रहता किलोवाट आवर। ये तीन हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तीन। लेकिन अगर आप इतना लिखोगे तो आपको वो एक ही नंबर देगा। ठीक है, आप कहोगे क्यों, क्योंकि आपने कार्य ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक जो है वो जूल में लिख दिए, कि अर्ग में भी हम जो है वो वर्क और एनर्जी को निकालते हैं, कैलोरी में निकालते हैं, किलोवाट आवर में आपकी घर की सप्लाई किलोवाट आवर में, जहां तक कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो बिजली है उसमें ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल होता है, जो बैटरी वगैरह होती है उसमें उसमें भी उसका कार्य जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है। ये चार मैंने बता दी। बट इन चार में आपको एक नहीं या डेढ़ नंबर ही मिलेगा। तीन कैसे मिलेंगे, अब तीन ऐसे मिलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ग जो है अगर वैकल्पिक है तो जूल में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अर्ग इजिकल टू क्या होता है, 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, यानी एक अर्ग की वैल्यू 10⁻⁻7 जूल के बराबर होती है, अपने को पता होना चाहिए।
कैलोरी इस क्लास में ऑलमोस्ट सबको बायो में रटे ही होगा, कैलोरी फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन बायो में होगा के 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है 4.186 जूल यहाँ पर, या किलोवाट आवर, किलोवाट आवर कितना होता है, किलोवाट आवर को अपन क्या बोलते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये किलोवाट आवर की वैल्यू हो गई। या इलेक्ट्रिक वोल्ट जो सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये अगर लिखते तो 3 में से 3 नहीं 4 दे देता। इनको ड्राइव नहीं करना है ना, दो तरह से होता है, एक कि आप अभी स्मार्ट तरीका करो कि पहले ही इनको तैयार करके रखो, दूसरा होता है कि एग्जाम हॉल में हम ड्राइव करें। अब आप कहोगे एग्जाम हॉल में ड्राइव करें, ये क्या कहानी। अरे एग्जाम हॉल में ड्राइव करेगा मतलब ये है कि आप वहां पर निकालो कि यूनिट कैसे निकलेगी। जैसे मैं एक निकाल के बता देता हूं, यानी आगे समझ में कि वैकल्पिक यानी इस स्थिति में आपको केवल 1.5 नंबर मिलना है, और इस स्थिति में आपको यानी कि आपको ये बताना कि कार्य और ऊर्जा की जो अगर कहा जाए कि अल्टरनेटिव यूनिट्स हैं उनमें अर्ग, कैलोरी, किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज किया जाता है। जहां ये पहली लाइन में हो गया, जहां फिर अर्ग इज इक्वल टू 10 वो इतना खुश हो जाएगा कि दूसरे क्वेश्चन से तीसरे चौथे पांचवें तक, अरे वाह यार बढ़िया बढ़िया, इसको अच्छे नंबर दो यहाँ पर। अब एक में ड्राइव करना सिखा देता हूँ, है ना। जैसे सपोज किलोवाट आवर, ये घर में सप्लाई होती है ना, किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को मैंने ले लिया, है ना। अब किलो जैसे अगर कहा जाए इसको किलोवाट, है ना, किलोवाट को अपन क्या करते हैं 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट, तो 1000 वाट यानी 1000 जूल पर सेकेंड। और 1 घंटा, अब आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है भैया कि इंटरनेशनल स्तर पर हम यूनिट काय की कौन सी यूनिट चलाते हैं, MKS, ठीक है। यहां पर अगर कहा जाए तो अगर हम सेकंड की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर बेसिक अगर कहा जाए कि एक जो है तो सेकंड, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो हमारे पास ये जो है वो इनटू क्या हो गया 3600 सेकंड। इनको अगर आपने गुणा करा तो कितना हो गया 36, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। ये यहां तक हो गया, ये जूल में चला गया, सेकंड से सेकंड कैंसल आउट हो गया। अब आपको ये क्या लिखा हुआ है 3.6 इंटू डी 10 टू दी पावर, है ना। इसको अगर आप 1 2 3 4 5 जीरो हटाओगे तो नीचे 5 जीरो बढ़ेंगे, और अगर यहां पर बिंदु करना है तो ये 6 हो गए, तो फाइनली क्या हो गया 3.6 इंटू दी 10 टू दी पावर, ठीक है, यहां पर ये 6 जूल। इस तरह से इसको जो है वो अपन आसानी से जो है वो लिख सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखना, ड्राइव करना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए कि आपने किलोवाट आवर को जो है वो निकाला, लेकिन आंसर तक जाने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब गए जमाने, ठीक है, वो जमाना चला गया कि वर्क का फार्मूला लिख रहे अरे साहब जो है वो वर्क इज इक्वल टू, ठीक है, F इंटू डी, ठीक है। और अगर मान के चलिए पृथ्वी के सापेक्ष लग रहा है तो F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है, एक कुली सर के ऊपर संदूक, वो आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं आते हैं, वो भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी सोचना जो है वो जरूरी है। उसके ऊपर अगर कहा जाए नहीं सोचोगे तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ जो है वो दिक्कत जो है वो हो जाएगी, है ना। तो ये एक आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या 3 नंबर में मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए ये वाला जो है वो अगर कहा जाए रख लिया कि ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको जो है वो आते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन किसका है, जिसको मतलब फार्मूले याद हैं फिजिक्स के उसके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है, नहीं याद है तो ये क्वेश्चन 3 नंबर आपके पूरे फोकट के गए। आप कितना ही मेहनत कर लो आपको आंसर नहीं आएगा। एक लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान, है ना, यहाँ द्रव्यमान लिखा है यानी लोड, ऐसे क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ो, यानी ये भार की बात कर रहा है। लिफ्ट और यात्री सहित 1800 kg है, ऊपर की ओर चल रही है, यानी उसका वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। उसके ऊपर 4000 न्यूटन का घर्षण बल, यानी वो चल रहा है, तो चूंकि वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, जैसे ये लिफ्ट है ऊपर जा रही, तो एक फ्रिक्शन उसके ऊपर काम कर रहा है, यानी लिफ्ट को 4000 न्यूटन का वो बल भी खींचना पड़ रहा है क्योंकि वो उसको नीचे धक्का दे रहा है। तो चूंकि विरोध कर रहा है इसलिए उसको डबल मेहनत, यानी 1800 का ये भी लेना है और वो 4000 का वो भी लेके चलना है, लेकर चल रहा है। तो उसके पास जो मोटर लगी है लिफ्ट के अंदर, यानी लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शक्ति का आकलन अपने को करना। अब चूंकि ये क्वेश्चन है तो इसमें अब पहले फार्मूले पता होने चाहिए। चूंकि बात किसकी हो रही है, चल रही है, यानी फोर्स लग रहा है ना, फोर्स, लिफ्ट उसको खींच रही है। कोई भी चीज अगर फोर्स का क्या मतलब, पुश एंड पुल। किसी कांच के दरवाजे पे लिखा होगा, वहां केवल दो ही चीज लिखी होती, पुश एंड पुल, धक्का और खिंचाव, फोर्स लाइक जस्ट पुश और पुल, इसके अलावा फोर्स कुछ होते ही नहीं टेक्निकली। और चूंकि न्यूटन ने ही बताया था इसलिए फोर्स की यूनिट न्यूटन से ही निकलती है।
अब हमारे पास इसका जो है वो पहले तो फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। टेक्निकली जो है वो अगर कहा जाए एम इंटू ए भी होता है, जब हम पृथ्वी के सापेक्ष में निकालेंगे तो एम इंटू जी। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ये आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि ये फोर्स तो उसका है, यानी यहां पर एम की वैल्यू कितनी हो गई, ये 1800। और जी हमेशा ध्यान रखिएगा, जी का जो स्टैंडर्ड मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जब आप यहाँ सामान्य मानक परिस्थितियों में मानते हो तो आप उसको 10 मान के चलो, कोई गलत नहीं होगा। नहीं तो वो लिख के देगा आपको, ये भी मैं आपको बता दूं, तो गलत नहीं माना जाएगा। ये मैंने कई सारी एनसीईआरटी के अंदर जो है वो देखा। तो 1800 गुण दिए हो गया। अब क्या बोल रहा है वो कि यार लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, अभी एक सिंपल सी लॉजिक है, तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारी गाड़ी आगे की ओर जा रही है और कोई आदमी उसको पीछे से पकड़ के खींच रहा है। दो आदमी पकड़ के खींच रहे हैं, तो गाड़ी को बेचारी को आगे जाने के लिए जो मेहनत करना है, उसके अलावा वो दो आदमी जो खींच रहे हैं उनकी मेहनत भी उसको करना है, इसलिए उसके ऊपर ताकत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी यहां पर एक फ्रिक्शन, एक फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स कौन सा काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो घर्षणात्मक बल। ठीक है, घर्षणात्मक बल काम कर रहा है। वो कितना है, तो वो घर्षणात्मक बल का जो है वो मान है 4000 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने सीधे कितना लिख दिया, 4000। ठीक है, आप चाहो तो न्यूटन भी लिखो, पर 4000 लिख दिया। अब हमारे पास जो है वो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 1800 में ये हो गया 1800, एक जीरो यहीं बढ़ा लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया आपका 4000। ठीक है, तो 18,000 और 4000 कितना हो गया, 22,000 न्यूटन। यानी उस बेचारी लिफ्ट को कितना जो है वो अगर कहा जाए बल की जरूरत पड़ रही, 22,000 न्यूटन। यानी उसको जब ऊपर की ओर, जब वो लिफ्ट ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, तो लिफ्ट 22,000 न्यूटन बल जो है वो अगर कहा जाए, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। हो सकता है कि प्रश्न वो केवल इतना ही पूछता। वहां ये भी देखना, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए एमपीपीएससी या किसी एग्जाम के अंदर। प्रश्न जहां तक पूछा उसके आगे क्यों जाए। ठीक है, जिस देश जाना नहीं उसकी बात क्यों करना। अगर वो केवल ये पूछता है कि वो कितना न्यूटन बल लग रहा है, तो ये 22,000 न्यूटन बल हो गया। बट चूंकि वो क्या पूछ रहा है, शक्ति यानी पावर, तो अब हमें पावर का फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम अब ये इतना हो गया, इसको अपन ने एक इक्वेशन मान लिया थोड़ी देर के लिए, एक ही लाइन का है ये, यहां लिखोगे एक ही लाइन में आ जाएगा ये पहली लाइन हुई, और दूसरी लाइन के बाद इसको सीधे यहां पर अपन 22,000 न्यूटन जो है वो लिख सकते थे। अब पावर की बात करते हैं। अब जनरली जो बच्चे होते हैं उनमें से वैसे तो जो जिनका साइंस होगा उनको पता होगा, पावर का टेक्निकल फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। जो अभी इसके ऊपर बताया था उसी का दोस्त है, इसको रिलेशन बनाओ, खुद भी रिलेशन बनाओ, है ना। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, दिख रहा है। यानी जितना ज्यादा समय लगेगा पावर की वैल्यू उतनी कम होगी। इसीलिए घर का टिल्लू पंप से 10 घंटे में आपकी छत की टंकी भराएगी, क्यों, क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले रहा है, क्योंकि उसके पास पावर क्या है, कम। 5 हार्स पावर का पंप लगा दोगे, पावर ज्यादा है कम टाइम में, है ना। तो यही गाड़ी घोड़े में ही होता है। आपकी गाड़ी के पास पावर ज्यादा है, जल्दी पहुंच जाएगी। आपकी गाड़ी के पास पावर कम है, कम पहुंचेगी। यही इसी में ड्राइव हो रहा है, देखो। तो देखो, अरे इतनी सरल चीजें हमारे आसपास, यार हम जाते ही नहीं वहां तक कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। जितना ज्यादा पावर होगा उतना उसकी वर्किंग कैपेसिटी हाई होगी, काम करने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना पावर जो है वो अगर कहा जाए ज्यादा होगा उतने कम समय में वो काम कर देगा। ये तो मैंने एक बेसिक बता दिया, लेकिन अभी ये मैं इस पे नहीं हूं। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रश्न को समझिए। तो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ कि एक लाइन में यहां तक हो गया। अब वो बोल रहा है आपको उसकी पावर निकालना है, तो टेक्निकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। अब इस इक्वेशन में ना तो मेरे पास W है ना तो T है। इस इक्वेशन में मेरे पास है केवल बल, और दूसरा जो है वो अगर कहा जाए यह है वेलोसिटी। यानी एक तो मेरे पास ये आ गया फोर्स यानी बल, और दूसरा जो है वो मेरे पास क्या आ गया, एक वेग आ गया। सॉरी, ये वेग ऐसा लिखा गया, वेग। तो इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा। तो अब आपको अपनी कॉपी में ये चीजों में भी सुधार करना है कि पावर के फार्मूले 3-4 तरह से फार्मूले होते हैं। मैं एक ड्राइव करके बता सकता हूँ, सब तो नहीं बता सकता। अब पावर को अपन क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम बोलते हैं ना। अब वर्क को जो है वो काय में करना, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू, ठीक है, अगर कहा जाए डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी F इंटू डी। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, P इज इक्वल टू F इंटू D/T। ये फार्मूला हो गया यहां पर। अब D/T क्या होता है, वेग कभी पढ़ा होगा साइंस वालों, नहीं भी पढ़ा हो, विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसको वेग बोलते हैं ना। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। यानी D/T की वैल्यू क्या होती है B। तो हमारे पास क्या फार्मूला, यही क्रिएट कर देते हैं। कैसे बनाया कि P इज इक्वल टू W/T। चूंकि हम जानते हैं कि W की वैल्यू, ठीक है, F इंटू डी होती है, तो हमारे पास हो गया F इंटू डी
अपॉन टी। चूंकि हम जानते हैं कि डी अपॉन टी का वैल्यू होता है वी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे, देखो दो चीजें होती है, अब मैं अधजल घघरी तो पढ़ा नहीं सकता, मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जब हम दूरी बटे समय निकालते हैं, दूरी बटे समय, तो उसको चाल बोलते हैं। जब हम विस्थापन बटे समय निकालते हैं तो उसको वेग बोलते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और कभी कभी अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें। तो डी अपॉन टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी लिख दिया। अब ये मेरे पास फार्मूला टाइप, अब मैं एग्जाम हॉल में ये P इजिकल टू एफ इंटू वी निकालता, मेरे फ्यूज उड़ जाते, मेरा टाइम बर्बाद होता ना यार। तो पहले ही आपको दो फार्मूले क्रिएट करके कॉपी में इस तरह के बना के रखना पड़ेगा कि यार जो है वो पावर इजिकल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो अब मैं यहां चला गया, ये 22,000 न्यूटन, अब मेरे को क्या पावर निकालना है, तो पावर इजिकल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स मेरे पास कितना है, 22,000। ठीक है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है यहां पर अगर कहा जाए, दो। ठीक है, दिया ना, 2 मीटर जो है वो पर सेकंड अगर कहा जाए, उसमें वेलोसिटी लिखी कि भाई 2 मीटर पर सेकंड की उससे जो है चल रही। तो मेरे पास टोटल जो है वो पावर कितनी आ गई, 22 दूनी 44, यानी 44,000 वॉट का वो पावर है। लेकिन ये आंसर है, ये आंसर बिल्कुल सही है, इसको अपन आंसर ही मानेंगे। अब फिर समझो, अभी भी 3 नंबर नहीं मिले, यानी यहां पर ये पहली लाइन पे 1.5 हो गए, ये एक लाइन अगली पर जो है वो 1 नंबर हो गया। अब आप कहोगे अभी भी 3 नंबर क्यों नहीं मिले, तो मैं 1 सेकंड के लिए रुक के बता देता हूँ। कभी किसी दुकान पर मोटर खरीदने जाते हो, क्या बोलते हो कि भैया 10,000 वोट की मोटर दे दो, 5,000 वोट की मोटर दे दो, ये बोलते हो? क्या बोलते हो? गाड़ी खरीदने जाते हो कि तो अरे मेरी गाड़ी तो इतने 1000 वोट की है, वहां बोलते हो हॉर्स पावर, क्योंकि उसको निकाला जाता है हॉर्स पावर में। तो टेक्निकली 44,000 वॉट है, और उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर कहा जाए हॉर्स पावर में। तो जब तक हम हॉर्स पावर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं 1 हॉर्स पावर की वैल्यू निकालूं तो कितना होता है, 746 वॉट। तो अगर मैं यहाँ अब इसको पूरा मैं साफ कर दे रहा हूँ, है ना, मैं चलो यहीं कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। अगर मैं यहीं करूँ तो अपने पास क्या आ गया, 44,000 अपॉन 746, है ना। तो चूंकि मुझे तो याद हो गए हैं क्वेश्चन, तो इसको मैं कट करूं अगर, तो मेरे पास लगभग अगर कहा जाए मोटा मोटा 59 हॉर्स पावर वैल्यू जो है वो आएगी लगभग। ठीक है, अप्रॉक्स अगर कहा जाए, तो वो मैंने आपको बता दी। अब ये हमारे पास आंसर हो गया। अब इसमें भी एक और अनोखा, ये आखिरी देखना है ना। अब आपके पास आंसर क्या हो गया, 59 हॉर्स पावर। अब ये ध्यान रखना, पेपर चेक करने वाला अगर साइंस का टीचर होगा ना, कॉलेज में पढ़ाने वाला, तो तुम्हारे मतलब अगर कहा जाए उधेड़ देगा अपने, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में नेन नुस्ख निकालता है। अगर हम 59 हॉर्स पावर को ऐसे हॉर्स पावर लिखें तो ये गलत है, टेक्निकली इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, कई चीजों को लिखने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मैं लॉ का भी स्टूडेंट, तो अगर वहां सीआरपीसी लिखा जाता तो सीआरपीसी कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, वहां सीआरपीसी ऐसे लिखा जाता। कभी एक इंटरनेट पे ढूंढो सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर, आर छोटा आएगा बीच में, बाकी तीनों बड़े बड़े दिखेंगे उसमें। तो ऐसे कोई सीआरपीसी लिख दे तो गलत मान लिया जाता उसको। सेम कहानी, तो आंसर क्या आ गया, अब देखो आप कितना मतलब कितना, अब इसको अगर मैं एग्जाम हॉल में कर रहा होता, ये तो मैंने पूरा समझाया, एग्जाम हॉल में कर रहा होता तो कैसे करता मैं, इसको सिंपल करता मैं यहाँ पर कि F इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, इस फार्मूले से प्लस यहाँ पर अगर कहा जाए फोर्स फ्रिक्शन वाला, तो यहाँ पर ये मेरा वैल्यू हो गई कितना, 18,000, सॉरी 1800, गुणित जी को मैंने 10 मान लिया, एफ को जो है वो मैंने कितना मान लिया था, 4,000। फाइनल मेरे पास जो है वो रोच आ गई यहाँ पर। आप चाहो तो 10 की जगह 9.8 मान के भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इंटू वी। तो एफ हमारे पास हो गया 22,000, ठीक है यहाँ पर, और वी हो गया 44,000। चूंकि हम जानते हैं एक ही लाइन में आएगा, चूंकि हम जानते हैं कि जो है वो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है, इसीलिए वो 59 वॉट में चला जाएगा, हॉर्स पावर में चला जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि आपको पहले खुद ही उसको करके तैयार रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में यहां पर अगर कहा जाए। फिर आता है निस्पंदन और प्रस्पंदन। अब ये काहे का है निस्पंदन और प्रस्पंदन, ये समझें एग्जैक्टली। निस्पंदन और प्रस्पंदन का संबंध जो है वो है वेव्स। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब वेव्स को, तरंगों को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर नोड और एंटी नोड वर्ड का इस्तेमाल होता है। देखो ध्यान से, कोई भी जो वेव होती है, ठीक है, वो उस वेव का ये वाला जो साइकिल जो ऊपर जा रहा है ना, ये जो है वो, इसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम। ये उसका एम्पलीट्यूड होता है। जैसे सिंपल सी लॉजिक है, इसको ऐसे देखो, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये वेव है, अभी ये वेव का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है, और धीरे धीरे एक समय आके वो खत्म हो जाती है।
तो हम यहाँ लगाते हैं कि एम्पलीफायर, वो डीजे वाले देखते ना एम्पलीफायर जो है वो लगा देते, तो एम्पलीफायर से उसका एम्पलीट्यूड फिर बढ़ जाता। तो एम्पलीट्यूड यानी ये आयाम है। अब कोई वेव जब चलती है, कोई भी वेव चलेगी, जैसे सपोज मान के चलिए ये वेव चल रही है ना, ये पहली ये वेव चल रही है, इस तरह से ये वेव चल रही है, हमने वेव चलाई, ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में हमने एक और वेव चला ली, सपोज हमने यहाँ दूसरी वेव यहाँ से ले ली है, ठीक है, ये दूसरी, थोड़ा सा फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से एक्चुअली क्या होता है ना कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बनना चाहिए, तो ये सपोज ये अपन ने पहला ही अपना लिया, अब ये यहाँ से जो है वो ये वाला जो है वो मैंने ये पहला लिया, ये दूसरा लिया, अब ये ऐसे दो में बना लेना, मैं एक, क्योंकि वो क्या हो रहा है एकदम सीधा सीधा नहीं बन रहा है इसके कारण, पर मैं बेसिक जो है वो इसमें आपको बता देता हूँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब वेव चलती है, ये वाले जो वेव होती है इस तरह से, ये वेव चल रही है, तो वेव जब चलेगी तो वेव का जो सबसे नीचे वाला ये वाला हिस्सा होगा, जहां दो वेव आपस में मिल रही है और उनके बीच का जो गैप है वो सबसे कम है, उसे बोलते हैं नोड, और जो मैक्सिमम है उसे बोलते हैं, अगर कहा जाए, एंटी नोड। तो अब इसमें नंबर कैसे मिलेंगे नोड और एंटी नोड में, ये भी समझ लो। पहले तो नोड और एंटी नोड के लिए आपको एक वेव तैयार करना पड़ेगी वहां, ठीक है, यहाँ पर, और फिर एक डेफिनेशन, जैसे मैं पूरा तो नहीं बन पा रहा इसलिए मैं एक ही के अंदर बना के बता दे रहा हूँ। ये रफली मैंने एक एक ले लिया यहाँ पर, तो ये मैंने एक यहाँ से ले लिया और एक ये मैंने यहाँ से ले लिया, ऐसे ले लिया। तो ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने बोल दिया नोड। और ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला जो गैप है, इसमें इन दोनों के बीच का गैप क्या है सबसे ज्यादा, इसको क्या नाम दे दिया, एंटी नोड। एक तो ये बना लिया, इससे क्या होगा, मेरे 1.5 नंबर आ गए, है ना, आप इसको और लंबा बनाओगे तो और ज्यादा अच्छे से बन जाएगा यहाँ पर। अब ये तो होगा 1.5 नंबर, लेकिन चूंकि वो आपसे ये थोड़ी बोल रहा है कि आप जो है वो फोटो बना के बताओ, तो टेक्निकली आपको ये याद रखना है कि जब दो वेव चल रही हैं, ठीक है, कोई भी अगर कहा जाए, जब वेव्स चलती हैं तो वेगों के बीच जब आयाम की वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 होती है, एक सेकंड कहाँ चला गया, सॉरी, कहीं मिस हो गया क्या, सॉरी एक सेकंड, अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे लगता है कुछ मिस हो गया, हाँ सॉरी, ये एग्जैक्टली रह गया ना इसके कारण, हाँ। तो जो है वो मैं बोल रहा था कि जब दो वेव, मतलब क्या समझा रहा था मैं, कि जब वेव्स के बीच में, ठीक है, आयाम जो होता है एम्पलीट्यूड 0 होता है, तो इसे निस्पंदन यानी नोड कहते हैं, और जब आयाम मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ठीक है, एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एंटी नोड, मिनिमम, ठीक है, एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड, ठीक है, नोड। यानी सरल भाषा में क्या जो है वो अगर कहा जाए, आपने रखा कि जिन बिंदुओं पर आयाम शून्य होगा, शून्य, इसके बीच का आयाम देखो कितना है, यहाँ पर 0 दिख रहा है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे नोड। और जिनके बीच आयाम जो है वो अगर कहा जाए अधिकतम होगा, उसे बोलेंगे एंटी नोड। अब ये 3 नंबर आपको मिलेंगे। अब आप सोच के देखो, पता नहीं आपने वेव कितने अच्छे से पढ़ा है, वेव में हमने एम्पलीट्यूड तो बहुत पढ़ा है, आयाम के बारे में तो हम पढ़ते हैं, एम्पलीफायर भी पढ़ते हैं कि हर एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी वेव के एम्पली, यानी वेव का एम्पलीट्यूड, यानी ये जो वेव जा रही है, अभी आप इसको कैसे समझोगे, पानी में अपन पत्थर फेंकते हैं, जिस जगह पत्थर फेंकते हैं वहां ऊंची धाराएं उठती हैं, धीरे 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 किनारे आते आते खत्म हो जाती है, यानी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम होता चला जाता है। तो यही चीज है, इसको अपन जो है वो इससे समझ सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रायोजेनेसिस। अब समझो प्रश्न क्या पूछा है, इस ऐसे क्वेश्चन क्यों खाते हैं एग्जाम में नंबर। ज्यादातर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, उनको ये मालूम होता है कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें बहुत कम तापमान के ऊपर हम काम कर सकते हैं, यानी बहुत ही अगर कहा जाए मिनिमम टेम्परेचर के, मिनिमम का मतलब है मोटा मोटा अगर कहा जाए तो -153 डिग्री सेल्सियस या उससे जो कम का टेम्परेचर होता है, वो सब क्रायोजेनिक टेम्परेचर में आता है। तो जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड जो है वो नाइट्रोजन, ये सब क्रायोजेनिक, आज हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन भी है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं है, ये सब क्रायोजेनिक टेम्परेचर है। यानी आपको क्रायोजेनिक टेम्परेचर मालूम है कि यार -153 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं नीचे जाऊं, नीचे कहां तक जाऊंगा, -273 ही तक जाऊंगा। इसके बीच में अगर कोई टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जैसे हमारे रॉकेट हम तैयार कर रहे हैं, उन रॉकेट के अंदर फ्यूल इस टेम्परेचर पे काम कर सकता हो, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन लगभग 195-96 डिग्री सेल्सियस पे काम कर जाता है, तो वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर है, ये हमने लिख दिया।
कि ऐसा सभी तापमान जिसमें कोई जो है वो अगर कहा जाए वस्तु तकनीक आदि -150 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस के बीच काम कर सकती है, वह क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहलाता है। जैसे वर्तमान में स्पेस शटल आदि में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन, जिनमें हम लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया। लेकिन प्रश्न तो देखो मेरे भाई, वहां पर क्रायोजेनिक टेम्परेचर नहीं पूछा। मैंने क्यों लिया है ये? क्योंकि वो क्रायोजेनिक्स जेनिक्स पूछ रहा है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर नहीं पूछ रहा है। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स एग्जैक्टली ब्रांच है, शाखा है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि क्रायोजेनिक फिजिक्स की या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, कोष्टक में लिखेंगे -150 डिग्री, -153 डिग्री सेल्सियस टू -273 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर, ठीक है, तकनीकों का को जो है वो तैयार करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो, नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, जैसे इसरो के इंजन के बारे में लिख दिया, या लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन, ज्यादातर जो है वो हम लोग फ्यूल में क्या यूज कर रहे हैं, जो है वो अगर कहा जाए जीएसएलवी में लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन। तो प्रश्न को ध्यान से, इसे ये प्रश्न केवल क्यों समझाया मैंने, समझ लो इसमें। ठीक है, क्रायोजेनेसिस यानी शाखा पूछी गई है, ब्रांच। ठीक है, ये पूछी गई है, तापमान नहीं पूछा गया। और हम में से अभी पता नहीं कितने लोग होते तो एक सेकंड में क्रायोजेनेसिस मतलब, तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जो अगर कहा जाए -150 डिग्री सेल्सियस से लेकर एब्सोलूट जीरो तक जो है वो काम कर सकती तकनीकें जो है ना। तो एब्सोलूट जीरो तो केवल अभी लैब में ही संभव है ना। तो अंतर आ गया समझ में। ये शाखा के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है, इनमें अगर आपको श्योर शॉर्ट 3 नंबर चाहिए, तो पहले तो आपको क्या करना है, क्रायोजेनिक्स जो है वो जेनिक्स के बारे में बताना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके। अच्छा, दूसरा एक और चीज, अगर मान के चलो आप भूल जाओ कि यार ये विज्ञान में भौतिक की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है, किस की ब्रांच है, सीधे साइंस लिख दो। आपने पता चले केमिस्ट्री की ब्रांच लिख दी, अब केमिस्ट्री में उसका स्टडी नहीं हो रहा है, तो फिर आप सीधे लिख दो फिजिक्स की या साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, फिर कोष्टक के अंदर ये लिख दो। फिर एटलीस्ट अगली लाइन में एक एग्जांपल लिखो, जैसे इसरो के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जीएसएलवी इंजन या रॉकेट इंजन, जिनमें हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, हजारों इस्तेमाल हो रही क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी। आज आज कोई माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो जो उसकी स्टेम सेल है उसको प्रिजर्व किया जाता है कि भविष्य में बच्चे को अगर कोई कैंसर या कोई अगर कहा जाए बीमारी होती है, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए स्टेम सेल, तो जितने स्टेम सेल बैंकिंग टेक्नोलॉजी है वो सब उसमें क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं उसको, उसी का तो पैसा ले रहे हैं आपसे। वो एग्जाम्पल में लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। अब आता है भंवर धाराओं के 3 अनुप्रयोग। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, एंटी करंट होती है। जैसे मान के चलिए कॉइल है, इसके बीच में एक वायर को ऐसे घुमा दिया जाए तो जिस इसके अपोजिट करंट चलने लगेंगे, जिससे वो करंट इसको रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे पानी के अंदर देखा होगा भंवर उल्टा घूमता है, इसीलिए इसको जो है वो एंटी करंट भी हम लोग बोलते हैं, एडी करंट इसका टेक्निकल नाम है। अब प्रश्न वो है, प्रश्न को अगर वहां समझा नहीं तो गए हाथ से। प्रश्न पूछ रहा है 3 नंबर का, प्रश्न पूछ रहा है एडी करंट के 3 अनुप्रयोग लिखिए। अब पता चले आप वहां अपने पास ऐसे ही तो समय है नहीं, आप वहां पर क्या लिख रहे हैं, एडी करंट के जो है वो डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसका चित्र बना रहे हैं। वहां पर पूछ कुछ रहा है वो लिख, तो आप लिख दो, अच्छी बात है, लेकिन क्या वहां 10 शब्द की बात कर रहा है तो लिखने के लिए जगह है हमारे पास? नहीं है। तो हम केवल वही लिखें ना जो हमारे को नंबर जो है वो दिलाए। तो हम क्या क्या एडी करंट का इस्तेमाल जो है अगर कहा जाए, इंडक्शन जो है वो फर्निश के जैसे क्या क्या इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जो प्रेरण भट्टी होती है, इंडक्शन भट्टियां होती हैं, धातु को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। उसमें इनका जो है वो अगर कहा जाए हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितनी रेलगाड़ी हैं, जो कहीं गाइड में भी पढ़ता होगा, उनके जो ब्रेक होते हैं, खासकर जो पैसेंजर ट्रेन होती है ना, मालगाड़ियों में नहीं रहता ये, पैसेंजर ट्रेन में आपने ब्रेक पे जहाँ इंडियन रेलवे लिखा रहता है उसके अंदर एक क्वाइल लगी होती है। जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है वो अपोजिट करंट जनरेट करती है, जिससे कि चक्के क्या होते हैं, जल्दी रुकना शुरू हो जाते हैं। तो रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक यहाँ पर, तो लिख लिया अपन ने रेलगाड़ियों में ब्रेक। लेकिन कौन से ब्रेक, यहाँ पर आपको चुंबकीय ब्रेक लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ियों में तो लेदर से बने शू के ब्रेक भी इस्तेमाल होते हैं, रेलगाड़ियों में तो एयर का भी इस्तेमाल होता है। तो ये चुंबकीय ब्रेक ये भी इस्तेमाल जो है अगर कहा जाए हम इसमें भी जो है वो जो है वो एडी करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी अगर कहा जाए कि जो विद्युत शक्ति मीटर जिनको कहा जाता है, उनमें भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर या विद्युत शक्ति, यहाँ लिख देता हूं मैं, विद्युत शक्ति मीटरों में, या इलेक्ट्रिक पावर मीटर लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। इलेक्ट्रिक
पावर मीटर। अब प्रश्न को समझो, प्रश्न था एप्लीकेशंस, प्रश्न ये नहीं था एडी करंट की डेफिनेशन। मैं चाहता तो भी डेफिनेशन समझा देता, लेकिन वो प्रश्न में एप्लीकेशन पूछ रहा है, अपन प्रश्न में डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो जो है वो अगर कहा जाए अगर लिख रहे हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो हमारे हाथ से जो है चले जाते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है परमाणु में मानक समय। अब समझिए ध्यान से, जब हम फिजिक्स का पहला यूनिट देखते हैं ना सिलेबस के अंदर, उसमें क्या लिखा है कभी देखा ध्यान से? उसमें लिखा है मानक राशि। अब मानक राशि इस क्लास में सबको मालूम है कि जो एसआई यूनिट्स हैं, टेक्निकली ऐसे भी एसआई यूनिट्स को जो है वो 150 साल तो हो ही गया। एसआई यूनिट जो है वो हमारे पास 7 है। वो हमको सबको जो है वो एसआई यूनिट्स के बारे में जो है वो पता होता है, उसमें कोई जो है वो अगर कहा जाए बात ही नहीं कि एसआई यूनिट कोई बहुत टफ चीज नहीं, सबको मालूम है। यानी हम सब जानते हैं कि टाइम के लिए, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ना, टाइम के लिए जो है वो सेकंड का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो है वो वजन के लिए जो है वो किलोग्राम का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो है वो अगर कहा जाए कि इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो ज्योतीय तीव्रता होती है, जो घर में आपके बल्ब बल्ब लगे रहते हैं ना, उस पे देखिए कभी लिखा रहता है कितने ल्यूमिनस का है, तो उसके लिए कैंडिला इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई पदार्थ है उसकी मात्रा के लिए हम जो है मोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में सेल्सियस बोलते हैं, लेकिन इस्तेमाल केल्विन होता है, इसलिए 0 डिग्री केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर होता नहीं, उसी को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि आपसे पूछे कि भाई क्या 0 डिग्री से नीचे कोई टेम्परेचर हो सकता है? नहीं हो सकता, वो एब्सोल्यूट जीरो वही है, उससे नीचे कुछ नहीं होगा। ये हम रोजमर्रा के इस्तेमाल में कर रहे हैं। लेकिन ये तो रट गई ना बच्चे, क्यों पूछेगा कि यार समय की इकाई सेकंड है, लेंथ की इकाई मीटर है, मास की इकाई जो है वो अगर कहा जाए किलोग्राम है, आपका जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता की इकाई जो है वो कैंडिला है, सब्सटेंस ऑफ जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा की इकाई जो है वो मोल है, टेम्परेचर की केल्विन है, और क्या बचा आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है। घर में आपके देखा होगा 5 से 15, अभी उठा के देखो आपके जो चार्जर है उसके ऊपर लिखा होगा कि 5 से 15 एम्पियर, कितने एम्पियर की जो है धारा आपको जो है वो मिल रही है। ये सब तो हमको पता ही है यार। वो और थोड़ा अंदर जाने लगे आज, और थोड़ा अंदर, जैसे अगर कहा जाए समय, अब समय की कई इकाइयां हों। तो जब आप किसी, अभी जैसे हमने इसरो ने बहुत सारे सेटेलाइट लॉन्च किए, ठीक है, आपको मालूम होगा, नेविगेशन सेटेलाइट जिसको IRNSS कहा जाता है, उनमें रूबिडियम नाम की एक क्लॉक फेल होने के कारण हमारा एक सेटेलाइट डैमेज हो गया था। एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम सबसे ज्यादा अगर कहा जाए एफिशिएंट टाइम माना जाता है। तो अब आपको वो एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम पूछ रहा है, बाकी चीज नहीं, तो आपको क्या जो है वो अगर कहा जाए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी 3 नंबर के अंदर ये आएगा कि एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम यानी समय की को मापने के लिए परमाणु में मानक यानी है समय की इकाई। तो आप वहां लिखोगे कि समय के मापन के लिए हम परमाणु में मानक का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम में हम लोग जो है वो सीजियम एटम का जो है वो उपयोग करते हैं, सीजियम। और इस तरह से बनाई गई घड़ियों को एटॉमिक क्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम में हम लोग ज्यादातर किसका इस्तेमाल करेंगे? सीजियम का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सीजियम एटम यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर, और इस तरह से बनाई गई कोई भी क्लॉक एटॉमिक क्लॉक की डेफिनेशन के अंतर्गत आती है। उसको हम जो है वो आम भाषा में जो है वो परमाणु घड़ी के नाम से जो है जानते हैं, परमाणु घड़ी कहा जाता है। सीजीएम 133 इस्तेमाल किया जाता है। एक स्पेस टेक्नोलॉजी, ये जितने जीपीएस सैटेलाइट चल रहे हैं ना अभी इसरो नासा के, वो सब इसी पर टिके हुए। तब क्या हो गया, एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम टाइम की ही एक यूनिट है। इस टाइम के कैलकुलेशन के लिए हम सीजियम ठीक है एटम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की घड़ियों को, जिनमें हम सीजियम एटम से या एटॉमिक जो है अगर कहा जाए पार्टिकल्स की सहायता से टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको हम एटॉमिक क्लॉक के नाम से जो है वो जानते हैं। इस तरह की क्लॉक का इस्तेमाल, अब ये तो नीचे जगह तो नहीं बची पर बता दे रहा हूं, इस तरह की क्लॉक का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होता, लेकिन लेबोरेटरीज में, स्पेस टेक्नोलॉजी आदि में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब हम इन्हीं का जो है अगर कहा जाए इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा करेंगे। तो ये जो प्रश्न था, आप खुद दिमाग लगाओ कि इसमें कुछ कुछ कठिन तो था नहीं, सिंपल था, लेकिन अभी हम में से ज्यादातर टाइम को बस सेकंड के आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। हम कभी एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम की जो है वो बात कर ही नहीं पाते कि एटॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो अगर कहा जाए टाइम नाम का भी कोई जो है वो टाइम होता है यहाँ। तो ये जो है वो अगर कहा जाए आपको अगर नहीं पता है तो फिर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत है यहाँ। फिर अगले के ऊपर आते हैं, पतले लेंस। अभी आप देखिए लेंस, इस क्लास में ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि लेंस जो होते हैं
वो कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव होते हैं। अवतल उत्तल लेंस तो सबको मालूम है। अभी मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे मैं पहले एक उत्तल लेंस बना के दिखा देता हूँ, है ना। तो मैं यहीं से बना देता हूँ। ये सपोज मैंने एक ये ले लिया, इसी के बगल में एक और मैंने जो है वो दूसरा कलर इस्तेमाल कर लिया। यहाँ मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने एक और। एक सेकेंड, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट। क्या होता है ना कि ये ले लिया। अब ये यहाँ से मैं ये चला गया। अब ये जो लेंस आपको दिख रहा है पहला, है ना, इस लेंस को बोलते हैं अपन उत्तल लेंस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ये उत्तल है। बीच वाला हिस्सा जो है ये, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। अब इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी मीडियम, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। छोटा कौन सा वर्ड लग रहा है, कॉन्वेक्स जो है वो अगर कहा जाए छोटा, इसलिए उत्तर कॉन्वेक्स। तो ये जो लेंस है इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अगर कहा जाए वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वनेस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, इसकी वक्रता त्रिज्या। कोई भी ऐसा लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या बिल्कुल ना के बराबर हो, नगण्य हो, बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, उनको अपन पतले लेंस कहते हैं। यही वक्रता त्रिज्या आपको कॉनकेव में भी मिल जाएगी। बस कॉनकेव के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उल्टा करना पड़ेगा। कैसे उल्टा करना पड़ेगा, इसी लेंस से हम कॉनकेव बना लेते हैं। ये हमने ये ले लिया, इसी के बगल में एक और छोटा भाई ले लिया, इसका ये ले लिया हमने यहाँ पर। अब इनके बीच में आप ध्यान से देखो, ये बन गया यहाँ पर। ये जो हिस्सा देखो, ये वाला जो हिस्सा है, अब इसको देखो, ये लेंस कैसा दिख रहा है, ये ऐसे ही है, ये लेंस है, ये है कॉनकेव, और ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स। हमारी आंखों के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये ध्यान रखिए। हमारे आंख भी अपने आप में एक लेंस की तरह जो है वो काम कर। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि जो वक्रता त्रिज्या है किसी लेंस की, वो अगर मान के चलिए बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो ऐसे लेंस जो है वो अगर कहा जाए थिनी लेंस के नाम से या पतले लेंस के नाम से जाने जाते हैं। ये एक मतलब अगर कहा जाए 3 नंबर में, इसमें आपको 2 तरह से क्वेश्चन जो है वो आंसर मिल सकते हैं। पहला तो आप कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस वहां बना दो, काफी कम वक्रता त्रिज्या वाले जो है वो लेंस बनाओ, उससे जो है वो आप इसको जो है वो बता दो। और दूसरा, अगर आपको टेक्निकल जो है वो अगर कहा जाए लैंग्वेज में जाना, तो उसके अंदर जो एपर्चर होता है, लेंस का एपर्चर क्या होता है, कभी आपने ध्यान से देखा, आपने कैमरा देखा, जहां से कैमरे के अंदर लाइट जाता है उसको हम आम भाषा में बोलते हैं द्वारक, इंग्लिश में बोलते हैं एपर्चर। कभी भी ध्यान रखिएगा ना, कोई लेंस है, उसके अंदर जहां से जो आपका मोबाइल है, मोबाइल में जो जहां से लाइट अंदर जा रही है ना, उसको बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि उसकी वक्रता त्रिज्या इतनी छोटी हो, ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए कि वक्रता त्रिज्या इतनी कम हो या छोटी हो कि जो है वो अगर कहा जाए कि उसका जो अपर्चर है वो उसके बराबर ही आ जाए, तो वहां पर वो लेंस जो हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल थिनी लेंस हो गया, पतले लेंस। यहां पर अगर कहा जाए तो इनका जो द्वारक होगा, उनका द्वारक यानी अपर्चर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो पहला, कि सबसे पहला कि वक्रता त्रिज्या यानी पतले लेंस। अब ये क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कॉपी में छोटे छोटे अगर कहा जाए टॉपिक अगर आपने नहीं बनाए, तो आपको बहुत जो है अगर कहा जाए दिक्कत जो है वो आएगी। नहीं तो जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बनेंगी नहीं। तो पहला तो हो गया वक्रता त्रिज्या, मैं लिख दे रहा हूँ, वो भी मैंने आपको चित्र में बता दिया, वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या को सेंटर ऑफ कर्वनेस, कर्वेचर। ठीक है, वो जो भी लिखना हो लिख लेना, वैसे तो इतना भी याद रखोगे तो चल जाएगा। यहां पर अगर कहा जाए ये लिख लिया। और दूसरा हो गया ये क्या होगी, बहुत ही जो है वो अगर कहा जाए कम होगी, बहुत ही कम। और उसका जो अपर्चर होगा बहुत जो है वो मतलब कहा जाए छोटा होगा, यानी द्वारक छोटा होगा। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्मॉल अपर्चर। ये हो गया आपका पतले लेंस का। और बनाना हो तो ऐसा एक चित्र बना देना, ऐसा। वैसे टेक्निकली अगर कहा जाए जो चित्र बनते हैं ना, वो चित्र ऐसे ही बनते हैं जो मैंने अभी बनाया था। ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए, ये हो गया आपका कॉनकेव के लिए। ठीक है, ये लाइट जो है यहाँ इस तरह से पतले लेंस है। अभी मैंने क्यों लिया, हम, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सब पढ़ते हैं, लेकिन हम उसी के अंदर एक छोटा जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा इस्तेमाल होता है,
ठीक है, कि जो वक्रता त्रिज्या बहुत छोटी हो, ठीक है, जिसका द्वारक जो है वो अगर कहा जाए बहुत छोटा हो, उस तरह के लेंस को हम पतले लेंस कहते हैं। वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं। तो पढ़ते नहीं है तो फिर जो है वो अगर कहा जाए कि दिक्कत आएगी आएगी। फिर अगला जो है वो क्वेश्चन मैंने लिया, हर एक टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन उठाया। अगला है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। यहां पर भी अब देखो वर्क का, अभी वो वर्क के कितने सारे फार्मूले हो गए, मतलब अभी वर्क में कितनी सारी जगह पढ़ा चुका हूँ। पहले सबसे पहले ऊपर पढ़ा है तो वर्क इजिकल टू, अभी अभी वर्क का ये नया फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वर्क इजिकल टू एफ इन टू डी, ठीक है। उस हिसाब से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्क है। जैसे आपको किसी कमरे में किसी ने बंद कर दिया, कहा ये दीवार खसका दो, अब शाम तक आपने खूब ताकत लगाई, खूब ताकत लगाई, अब क्या दीवार आपसे खसक जाएगी? नहीं खसकेगी ना। तो शाम को वो आएगा तो उसकी नजर में आपकी वर्क की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो, क्योंकि आप दिन भर फोर्स लगाते रहे, मैक्सिमम फोर्स, बट आप उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाए, तो वर्क क्या हो गया? जीरो हो गया। वो वाला वर्क अभी ऊपर अपन देख के आए। यहाँ चूंकि वर्क जो है वो मतलब विद्युत से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ वर्क का जो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू क्यू, यहाँ पर यानी वोल्ट और चार्ज जो है आवेश। तो W निकालना है, ठीक है। अब अपने पास कितना है, वोल्ट कितना है अगर कहा जाए 12, यहाँ पर अपन ने 12 लिख दिया। चार्ज जो है वो कितने हैं, 2 कूलाम है, तो यहाँ पर अपन ने 2 लिख दिए। तो टोटल जो है वो अपने पास क्या आ गया, 24। अब इसमें 1.5 नंबर मिलेंगे। अब आप कहोगे 1.5 नंबर कहाँ मिलेंगे, हमने तो पूरा ठीक लिखा है। ध्यान से देखो इसमें कितनी सारी कमी है। पहली कमी कि जब आपने यहां से इसको लिखना शुरू किया तो आपको कैसे लिखना था, यहां पर आपको लिखना था कि जो कार्य है वर्क इज इक्वल टू वोल्ट इंटू, ठीक है, अगर कहा जाए कि चार्ज या आवेश, वो आप वी इंटू क्यू भी लिख देते तो चल जाता। लेकिन यहाँ जब आप 12 लिखते तो इसके साथ आपको वी लिखना पड़ता, और जब आप 2 लिखते तो चूंकि आवेश के लिए इकाई है कूलाम, तो यहाँ पर आपको सी लिखना पड़ता। तो यहाँ पर आपका हो गया था 24, ये भी अधूरा है। कार्य हमेशा, कार्य की ऐसा ही मायने, ऊपर देखो क्या बताई थी, जल्दी से बताओ, सबसे ऊपर क्या बताया था? ऊपर बताया था कि वर्क की जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। तो जब तक 24 जूल नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये W इज इक्वल टू हो गया 24 जूल, ये आंसर है। इसमें आपको मिलेंगे 3 नंबर। इतना लिख देते तो मिलते 1.5 नंबर, इतना लिख देते तो 3 नंबर। इससे क्या सिद्ध है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी यही हाल है, बायो में भी यही हाल है। अगर आपने यूनिट्स छोड़ी और कोई इसका कोई टेक्निकल पार्ट छोड़ा तो गए हाथ से जो है वो, अगर कहा जाए यहाँ पर मतलब चीजें हम आना ही नहीं यहाँ, ठीक है। अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लिया मैंने, 5वीं टाइप का, लेकिन 3 नंबर पाने के लिए आपको पता कितना है वो देखना है। रिलेटिव डेंसिटी। जब भी हम पदार्थ को पढ़ते हैं तो आयतन घनत्व हम पढ़ते हैं। सरल भाषा में हम जो है वो इसको क्या समझते हैं, जो पदार्थ जितना सघन होता है या डेंस होता है उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, जो जितना विरल होता है उसकी डेंसिटी उतनी कम होती है। जैसे इस कमरे के अंदर हवा जो है वो उसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए वो बहुत मतलब बड़े क्षेत्र में फैली है। या अगर कहा जाए एक गिलास पानी को अगर हमें कुकर में डाल दें और कुकर की सीटी को ऊपर जो है बेल्डिंग कर दें, तो वो एक गिलास पानी भी उसको फाड़ सकता है, क्योंकि पानी जैसे जैसे, ठीक है, अगर उबलेगा तो वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जब जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें ये मालूम है कि घनत्व और, ठीक है, आयतन एक दूसरे के दुश्मन है। घनत्व जब बढ़ता है तो आयतन कम होता है, आयतन जब बढ़ता है तो घनत्व कम होता है। ये टेक्निकली होता है। ठोसों का जैसे हम ये जैसे कहते हैं ना, ठोस, द्रव्य, गैस, 3 अवस्था मैं अभी समझा रहा हूं ये आंसर तक कि आप वहां क्या लिखने वाले हो, नंबर उसी पे मिलेंगे। ठोस, द्रव्य, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। देखना हो तो एक लोहे के बाट में कितने सारे टमाटर, आलू, प्याज, ठीक है, दूध, सब कुछ आ जाता है। 1 किलो का बाट है, ठोस होता है। द्रव्य का घनत्व उससे थोड़ा कम होता है, और गैस का घनत्व न्यूनतम होता है। यानी ठोस में घनत्व होगा मैक्सिमम, आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा मिनिमम। जैसे जैसे इधर बढ़ोगे डेंसिटी कम होती जाएगी, गैस में घनत्व हो जाएगा मिनिमम, और आयतन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसीलिए वो जो डिओड्रेंट होते हैं ना उसमें वो ऐड वाले बोलते हैं ना कि भैया गैस नहीं है उसके अंदर, क्योंकि गैस भर देते तो 2 दिन में ही खत्म हो जाता है, कहते गैस नहीं है उसके अंदर, है ना। गैस में क्योंकि क्या होता है, आयतन बहुत होता है। तो इस तरह से हमें ये तो समझ पड़ रहा है। हालांकि पानी के साथ ऐसा हमेशा नहीं होता, पानी उल्टा चलता है। जनरली कोई भी पदार्थ जब सॉलिड से गैस की ओर जाता है तो उसकी डेंसिटी लगातार गिरती है,
और वॉल्यूम लगातार जो है वो बढ़ता है, पर पानी के साथ उल्टा है। पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जब बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, ठीक है, और वॉल्यूम मिनिमम होता है। और 4 डिग्री के बाद पानी वही काम करने लगता है जिसे सब पदार्थ करते हैं। इसको पानी की या वाटर का डुअल नेचर भी कहा जाता है, दोहरा गुण। और इसी के कारण झीलें ऊपर से जम जाती, नीचे से कभी झीलें जमती ही नहीं। ये प्रकृति ने उन मछलियों को बचाने के लिए ये टेक्निकल फॉल्ट पानी के अंदर दिया है। अब आप कहोगे ये, लेकिन प्रश्न तो ये सब पूछ ही नहीं रहा ना, हम वहां यही आंसर ढूंढते रहते, क्या लिखूं क्या लिखूं। अब सोचो, तुम आम जिंदगी में किसी चीज की डेंसिटी किससे कैलकुलेट करते हो? हम आम जिंदगी में हर चीज को निकालते हैं किससे? पानी से। तो घनत्व का मतलब है, आपसे क्या बोल रहा है, अपेक्षित, यानी उसके साथ जैसे तुम्हारा और मेरा रिलेशन, रिलेटिव। मेरी तो जैसे मेरे 60 नंबर आए और तुम्हारे जो है वो अगर कहा जाए कि 70 नंबर आए, तो उनने कहा हमारे बीच में रिलेशन हो गया कि कौन कहाँ। तो ऐसे ही अगर जब हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना होती तो हमेशा उस रिलेटिव डेंसिटी को किससे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है पानी से। ठीक है, जैसे सिंपल सी लॉजिक है, उसको कैसे, ये क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको एग्जाम में करना है, आपको अपेक्षित घनत्व यहाँ पर, तो वहां पर लिखना है कि किसी भी पदार्थ का घनत्व निकालने के लिए सामान्यतः पानी के घनत्व को ही आधार माना जाता है, यानी वाटर डेंसिटी को ही बेस माना जाता है। इसीलिए अपेक्षित घनत्व, या मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, मैं आर डी लिख दूं चल जाएगा ना, रिलेटिव मतलब समझने के लिए ना, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन, किससे तुलना कर रहे हैं अपन हमेशा? पानी से। अब आप कहोगे सर पानी नीचे क्यों आया, पानी ऊपर ले लेते। सोचो, तुम्हारे कॉलेज में तुमको 1,000 नंबर आए 1800 में से, तो परसेंट कैसे निकालते थे? 1,000 गुणित 100/1800, ऐसे ही निकालते थे। 2 जीरो से 2 जीरो काटते थे, यहाँ पर 18 से ही काटते थे। याद करो, जो जिनको प्रतिशत निकालना है उनको आता ही होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो अब हमारे पास, इसको चाहो तो आप इंग्लिश में लिख लो, चाहो तो आप हिंदी में लिख लो, जैसा आपको अच्छा लगे, वो आपके ऊपर है कि आपको जो है वो कैसे लिखना है। यानी रहेगा वही के वही, उसमें कुछ जो है वो सुधार जो है वो नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। यानी डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ, मतलब इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना आए, कि इसको क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अगर मान के चलिए आपको, इसको ऐसे समझो, अगर आपको पानी की डेंसिटी दी गई, ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए, और रिलेटिव डेंसिटी का मान दिया गया, रिलेटिव डेंसिटी का मान दिया गया हो, तो क्या किसी पदार्थ की डेंसिटी, जैसे मान के चलिए आपको दे दिया कि भाई पानी का घनत्व x है, और ठीक है अपेक्षित घनत्व जो है वो अगर कहा जाए 10 है, तो सोने का घनत्व निकालिए। तो आप उस फार्मूले में फिट करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ऐसे आपको अगर ये फार्मूले पता हैं, तो आपको ये पता होता है, इससे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल सी लॉजिक, इसको ऐसे समझ लो, जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज मुझे एक्चुअली घनत्व की वैल्यू तो नहीं याद है, इसलिए मैं एक अंदाज बता रहा हूँ। जैसे लिख दिया कि सोने का घनत्व, घनत्व अगर कहा जाए 8 मान लो ना, 8 कर ले, ठीक है, और पानी का घनत्व जो है वो 6 है, तो अपेक्षित घनत्व निकालो इनके बीच में, तो फार्मूला ड्राइव कर दी, हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम तो कुछ चीजों को तो एग्जाम में पढ़ के ही नहीं जाते। जैसे पिछली बार वो टर्मिनल वेलोसिटी आ गया था, है ना, वो फ्लूइड्स में जो है वो विस्कोसिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको जो है वो तैयार करना है। तो ये मैंने आपको आज 10 क्वेश्चंस में ये चीज मैंने बता दी। जैसे जैसे समय परिस्थिति होगी वैसे वैसे मैं आपको जो है वो कोशिश तो करता ही जाऊंगा। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, तो अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हो, जैसे इस न्यूमेरिकल में अगर आपने जूल वर्ड प्रयोग नहीं किया, तो नंबर, वो 1 नंबर तो काटेगा ही काटेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई है 3 नंबर का भी है, यानी 3 लाइन का भी है। अगर उसमें आपको लग रहा है कि पतले लेंस को अगर वक्रता त्रिज्या कम दिखाकर आपको पतला लेंस बताने की हेल्प हो रही है, तो आप आराम से 1 सेकंड में जो है अगर कहा जाए फटाक से रफ चित्र, देखो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना, ये बना दिया, ये बना दिया, ये वाला जो है वो बता दिया, ये हो गया साहब कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसकी वक्रता त्रिज्या तो की बहुत ही कम है। ठीक है, इसका द्वारक जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए पतले लेंस की डेफिनेशन में आएगा। इस तरह से अगर कहा जाए, इस तरह के क्वेश्चंस में जब तक आपके पास एथेंटिक चीजें नहीं है, जैसे सीजीएम के बारे में ज्ञान नहीं है, तब आपको वो नंबर नहीं देगा, क्योंकि जब भी उसके पास मॉडल आंसर की होगी, उसमें एथेंटिक चीजें जो है वो लिखी होंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इन चीजों की ओर जो है वो दौड़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न पूछा कुछ गया है, आंसर कुछ कर रहे हैं।
तो प्रश्न की मानक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आंसर करना चाहिए। जैसे मैं इसको आखिरी जाते जाते बता देता हूँ, मानक परिस्थिति का क्या मतलब होता है। एक बच्चा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरव्यू के लिए गया और उससे पूछा गया बताओ सीबीआई के बारे में कुछ बताओ। अगर वो बोलता है कि साहब सेंट्रल जो है वो अगर कहा जाए बैंक ऑफ इंडिया भारत का टॉप लीडिंग बैंक है, वो पहला बैंक ऐसा है जिसमें भारतीयों की पूंजी लगी थी, तो वो उसको गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बैंक के इंटरव्यू में गया था। तो वो सीबीआई को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए भी सीबीआई वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही लड़का अगर मान के चलिए पीएससी का इंटरव्यू दे रहा है और उससे पूछे कि सीबीआई क्या होता है और वो कहे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो वो उसको गलत हो जाएगा। देश काल की परिस्थितियों के अनुसार शब्दों के उपयोग बदल जाते हैं और खासकर साइंस में मोशन का मतलब गति भी होता है। बायो में जाओगे तो दस्त लगने के लिए भी मोशन बोलते हैं, अरे यार बहुत मोशन लग रहे हैं, ये भी मोशन है। पॉलिटी में जाओगे तो टोकन कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, ना जाने कितने मोशन सरकार के खिलाफ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वहां प्रस्ताव के लिए जो है अगर कहा जाए मोशन का जो है अगर कहा जाए है? कोई वस्तु फिजिक्स में अपनी गति को अगर कहा जाए कि मैनेज नहीं कर पा रही तो मोशन टूट गया गाड़ी का। ठीक है, ये ऐसे हर जगह उसके शब्द की परिभाषाएं बदल जाती हैं। तो ये आज मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, नोट एंटी नोट में मैंने क्या बता दिया कि ऐसा कोई भी चित्र होगा एक ही लाइन में होगा, यहाँ पर आयाम जो है वो शून्य होगा। ठीक है, नोट जहां आयाम अधिकतम होगा एंटी नोट, और ये चित्र बना दिया ऐसा। अब देखो क्या होता है ना, मैं चित्र अच्छा बनाता हूँ। ये एक्चुअल क्या, मैं कर्सर जो इस पे चलाता हूँ ना, अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं तिरछा, मेरे को लिखने में दिक्कत आती है, इसीलिए वो तिरछा चलता है मेरे। मैं जो ऑनलाइन क्लास देता हूँ उसमें भी मैं बच्चों से बोल देता हूँ भैया ये जो है वो लिखूंगा मैं तिरछा ही लिखूंगा, यहाँ पर ये ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसे ऐसे मैंने बना दिया। ये एंटी नोट हो गया, ठीक है, और ये नोट हो गया, है ना, बस ये हो गया, खत्म, जीत गए आप लोग जाए। तो आज के लिए इतना ही भैया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप खुद महसूस करिए कि आपको मैं जिस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को लगता है कि मेंस की क्लास भी करना है अलग से, तो कोई एक थर्ड पेपर के लिए या सेकंड पेपर के लिए बैच नहीं, एक हेल्दी ऑनलाइन बैच है मेरा, आप ज्वाइन मत करिए। हम तो कहते हैं चल रहा है, अभी रनिंग में है, अप्रैल से ही शुरू हुआ है। मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको कोर्स मॉड्यूल में जाइए, एमपीपीएससी मेंस का कोर्स मिलेगा, उसमें कुछ वीडियो फ्री है। डे वन का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। जिस दिन मैंने 1 अप्रैल को वो बैच शुरू किया था उस दिन मैंने पहले दिन अपने बच्चों को ये बताया था कि भाई आपको लिखते समय किस रणनीति के ऊपर काम करना है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना लिखना है, जो अभी आपको यहाँ समझा रहा हूँ वैसे ही मैंने पूरे 6 पेपर की कहानी उनको सुनाई है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, 1.5-2 घंटे का है, आराम से ऐप डाउनलोड करके वॉच कर सकते हैं, कोई इशू की जो है वो बात नहीं है। ठीक है, कोर्स अगर परचेस करना है तो मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। और बाकी नहीं तो मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ हूँ, आपकी क्वायरीज भी सॉल्व कराने के लिए हूँ, और ये सब तो मैं करा ही रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि हर यूनिट के ऐसे 10-10 क्वेश्चन में लूंगा। जस्ट इसके बाद अभी जो मैं कल वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, वो यूनिट 2 का लेकर आऊंगा, फिर यूनिट 3 का लेकर आऊंगा। इस तरह से मैं आपको हर यूनिट में एक रफ फ्रेम तो दे ही दे रहा हूँ कि क्या नेचर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल मत समझना कि ये क्वेश्चन कठिन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने उस तक जाने की कोशिश नहीं करी, हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, पानी की गहराइयों तक नहीं जा रहे हैं। आपको मैरियाना ट्रेंच को छू के आना है अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको, ईश्वर करे कि सफलता मिले, खूब अच्छे नंबर आए, खूब ईमानदारी से मेहनत करिए, और ईमानदार रहिए, चीजों को जोड़ना सीखिए, अच्छा स्टैंडर्ड का पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता।